नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार का फैसला, जहां बिहार का फैसला इतना चौंकाने वाला होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और हैरानी इस बात की कि जो स्ट्राइक रेट है एनडीए में तमाम दलों का बेहतर हुआ है। आखिर ये कैसे हुआ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे मिहिर रंजन भी हमारे साथ है। मिहिर जी, बहुत चौंकाने वाली परिणाम। और अनूप, मैं आपके साथ अकेला नहीं हूं, मेरे साथ यश अवस्थी हैं जो कि एम एनालिटिक्स चलाते हैं। ये एआई की कंपनी है जिसने हमारे लिए सर्वे किया था। और हम वो भी दिखाएंगे कि हमने जो भारत एक्सप्रेस ने जो सर्वे दिखाया एग्जिट पोल वाला, वो कितना करीब है चुनावों के, क्योंकि वो दिखाना जरूरी है। कई बार प्रश्न चिन्ह सवाल उठते हैं चैनलों से, इतर एआई को लेकर भी कई क्वेश्चंस है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। और साथ में हमारे अनुरंजन झा हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और सौरभ दुबे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तो वो भी हमारे साथ होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत बड़ा सवाल, और इस जीत ने कई सारे फैक्टर को ध्वस्त कर दिया, तो कई नए इतिहास भी यानी कीर्तिमान भी गढ़े हैं। मीर जी, आपको क्या लगता है ये जीत क्या कह रही है? कहां है ये जीत, कैसे मिली आखिर? ये कह रही है कि जनता सबसे स्मार्ट है। नेताओं की रणनीति, उनके पीछे जो काम करने वाली चीज लोग हैं, या उनका जो मैकेनिज्म है, उस सबसे कहीं 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 ज़्यादा स्मार्ट और अपने लिए बेहतर सोचने वाली, अगर कोई मतलब कह लीजिए कि लोग हैं, तो वो जनता है। जनता अपने हिसाब से सोचती है, अपने हिसाब से वोट करती है, और इसीलिए हम सबको चौंकाने वाला नतीजा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। नंबर्स देख लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। इसकी उम्मीद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी, जेडीयू या ओवरऑल गठबंधन के लोगों ने भी नहीं की होगी, खासतौर पे बीजेपी, क्योंकि स्ट्राइक रेट 95% के आसपास है। पॉलिटिकल किसी भी तरह के आप कह लीजिए कैंपेन हो, चुनाव है, उसमें 95% का स्ट्राइक रेट मतलब अनबिलीवेबल है। 101 सीट आप लड़ रहे हैं, 94, 95, 93 कुछ ऐसा ही अभी पिछले काफी देर से चल रहा है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जेडीयू और बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस मार्जिन से इतने ऊपर चल जाएंगे। अनुरंजन जी हमारे साथ हैं। अनुरंजन जी, लगातार आप ये कहते आ रहे थे कि सबसे चौंकाने वाला जेडीयू का प्रदर्शन होगा, बिल्कुल वही हुआ। इतना सटीक अनुमान कैसे लगा पाए आप? देखिए, जब आप बिहार जाते हैं और बिहार की ज़मीन पर देखते हैं, काम करते हैं, तो एक बात स्पष्ट दिखती है। पिछले अगर 20 साल में नीतीश कुमार के शासन को देखिए, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी, और महिलाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया है, उनके खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं दिखती है। और एक बात मैं हमेशा ये कह रहा था इस चुनाव से पहले कि वो महिलाएं, वो लड़कियां, वो औरतें जिनको पहली बार 2005 में मौका मिला नीतीश जी के लिए वोट करने का, और 2006, 7, 8 में जब जिनके लिए उन्होंने काम किया, वो सारी औरतें माँ बनी, और उनकी बेटियां, बच्चियां इस बार पहली बार की वोटर थीं। तो जब स्थिति ये आती है कि आपका 2 जनरेशन महिलाओं का एक तरीके से आपके साथ खड़ा होता है, तो ये इम्पैक्ट बहुत अलग तरीके से दिखता है। दूसरा, नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर जितनी भी पार्टियों को देखें, चाहे उनके गठबंधन की दूसरी पार्टियां हों या महागठबंधन की जो भी दल हैं, वो सारे दल हों, सब में सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचतान चलती रही। बीजेपी में भी थोड़ी बहुत खींचतान थी, एलजेपी में बहुत ज़्यादा खींचतान थी, उपेंद्र कुशवाहा के पास कैंडिडेट नहीं थे, हम के पास कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन जेडीयू के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। उनको जो सीटें उनकी तय हुई, उन्होंने कैंडिडेट्स अपने डिक्लेयर कर दिए। और क्या सोशल इंजीनियरिंग के साथ किया, जिस दिन उन्होंने सारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, उसी दिन मुझे लगा कि ये बताना चाहिए लोगों को कि स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर होने की उम्मीद मैं जेडीयू की कर रहा था। हालांकि बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ये स्पष्ट है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस भी जेडीयू के साथ रहने से ही बदला है, इतना बेहतर हुआ है, स्पष्ट दिखता है। ये ज़मीन पर मिहिर जी, ज़मीन पर नज़र भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं काम तो बहुत बेहतर तरीके से हो रहा था, लेकिन जो महिला वोटर्स हैं उनका कितना अहम योगदान रहा? क्योंकि मैं था ज़मीन पर, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से ग्रामीण इलाके में महिलाएं जितनी घर से बाहर निकल रही थी, शायद पुरुष उतना नहीं निकला था। अनूप, उसका सीधा सा है, आप वोटिंग पैटर्न देख लीजिए। पुरुषों ने जितना मतदान किया है, उससे तकरीबन 9% ज़्यादा महिलाओं ने जाकर वहाँ पर वोटिंग की है। और बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनके जो बड़े नेता हैं, जिनको लेकर आप जाएंगे वोट देने के लिए, जिनके फेस पे आप कह लीजिए कि पब्लिक जुटेगी, उसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा क्रेडिबल और विश्वसनीय चेहरा महिलाओं के लिए कौन पूछे, किसी के लिए नहीं है। उसके पीछे फैक्टर कोई एक दिन का नहीं है। आप वे बैक जाइए, लड़कियों
बहनों के लिए साइकिल, उसके बाद फिर शराबबंदी तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक था। मैं उसे कहता हूं कि पॉलिटिकल इंटेंट के हिसाब से उस फैसले को वन ऑफ द बेस्ट फैसला, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बुरा था, इसलिए लगातार उसकी आलोचना होती रही। आलोचना करने वाले लोग हमारे और आपके जैसे हो सकते हैं, जो पुलिस के काम करने की पद्धति, तरीके, या फिर उसको लेकर जो कहीं कहीं पे शराब पीने की वजह से जो मौत हो गई इसलिए। लेकिन महिलाओं से जाके आप पूछिए तो वो कहेंगे कि अब रात में घर में दारू पी के नौटंकी करते हुए आने का तरीका खत्म हो गया, कोई पी के लुढ़क गया सड़क पे वो नहीं। और लोगों में इसलिए भी था क्योंकि कानूनी तौर पे तो बंद थी, शराबबंदी थी, तो अगर किसी ने ऐसा किया और उसके घर से किसी ने फोन कर दिया महिला ने, तो उसको डर था कि पुलिस उठा के ले जाएगी। तो महिलाओं के लिए 2, और अभी जो लास्ट में 10,000 रुपए जो लोगों के अकाउंट में गए, देखिए ये फ्रीबी वाला जो हिसाब है, ये आप बिहार को कौन पूछे, पीछे उठा के देखेंगे, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह सुपरहिट रहा है। और ये सुपरहिट रहने का फॉर्मूला, और ये आप टाइमिंग आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर ये 10,000 रुपए देने की बात आज से 1 साल पहले हुआ होता तो शायद उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि डाइल्यूट भी होता। आप अगस्त में कैबिनेट ये फैसला करती है, उसके तुरंत बाद पहले किस्त आती है, दूसरी किस्त आती है, तो एकदम ताजा ताजा है, लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि सरकार कहती नहीं है बल्कि करती है। तो इसीलिए महिलाओं ने आगे जाके बढ़ चढ़ के वोट किया, और वो वोट, इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है कि वो नीतीश कुमार के लिए किया, इसलिए ये मेजोरिटी आपके सामने। बिल्कुल। सौरभ जी, आप कैसे देखते हैं? जीत बहुत बड़ी है, आपने उम्मीद की थी कि ये जीत ऐसे मिलेगी? देखिए, हम लोगों ने, मैं लगातार आपके चैनल पर था और हम लोगों ने जीत की, एनडीए की उम्मीद पूरी तरह से की थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत, आज लोग बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसी को भी इतनी बड़ी जीत के आसार नहीं थे। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इतनी बड़ी जीत के आसार नहीं थे। देखिए, मुझे लगता है कि जनता ने सुशासन के ऊपर मुहर लगाई है, जनता ने विकास के जो मार्ग है उस पर मुहर लगाई है, सामाजिक न्याय है उस पर मुहर लगाई है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 20 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में, बीच में 2 वर्षों से वो आरजेडी के साथ भी रहे, लेकिन उनका जो निरंतर प्रयास था कि बिहार के अंदर जो है सुशासन हो, बिहार जो है अपराध मुक्त हो, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो। एक बहुत बड़ी बात है मिहिर जी, इसमें ये समझिए कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के शासन के बाद 1% का भी घोटाले का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। और देखिए, महिलाओं का प्रेम जिस प्रकार से लगातार जो है नीतीश कुमार जी की सरकार के प्रति रहा है, वो ये दिखाता है कि चाहे वो साइकिल योजना से लेकर के अभी जो 10,000 खाते जो 1 महीना पहले, चुनाव से ठीक पहले 1 महीना पहले उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को दिए गए, वो निश्चित तौर पर उसी समय, मैं कल भी कह रहा था आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन ने जीत अपनी उसी समय सुनिश्चित कर ली थी। लेकिन आज जो परिणाम देखने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है, उन्होंने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से नकार दिया है। ये जो इतनी बम्पर वोटों से जीत हो रही है बीजेपी की, जदयू की, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव की किसी प्रकार से कोई भी बात को जनता ने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। और एक सिरे से, क्योंकि अभी शायद परिणाम आए नहीं है, मुझे लगता है तेजस्वी यादव खुद की, उनकी सीट खतरे में है। जब वो अपना परिवार नहीं संभाल पाए, अपने बड़े भाई को नहीं संभाल पाए, अपनी बहन को नहीं संभाल पाए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सकता, वो व्यक्ति बिहार को कैसे संभालेगा। मुझे लगता है कि आज जो परिणाम जब तक अभी स्पष्ट हो जाएंगे, ये एक मिसाल के तौर पर 73 वर्षों में जो जनता ने बम्पर वोटिंग की, जनता अगर घरों से निकली, महिलाएं घरों से निकली और 10% महिला जो एक्स्ट्रा वोट गया, आज वो महिलाओं को सुकून मिलेगा कि हमारा जो वोट था, हमारा जो सुशासन के प्रति प्यार है, नीतीश कुमार जी के प्रति प्यार है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आज बिहार के वासियों ने खुल करके तहे दिल से उनको आशीर्वाद दिया है। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अब की बिहार को जो है, जो 20 वर्षों से रफ्तार बढ़ी है, उसकी दोगुना तिगुना रफ्तार बढ़ जाएगी, उस पर भी मुहर लगाई है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, जिनको सर्वे में आकलन में 4 से 5 सीटें दी जा रही थी, वो भी आज एक बड़े स्थान पर, मुझे लगता है 21-22 सीटों के साथ उनकी भी बिहार में तो चिराग की लौ जल गई मिहिर जी। लेकिन जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, यश भी हमारे साथ है, शायद यश के बारे में आप बेहतर बता पाएं कि आखिर ये विश्लेषण कितना खास और कैसे हो गया। अनूप, जब हम लोग एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि क्या अनुमान हो सकता है, क्या नतीजे हो सकते हैं, वो हम लोग
जाहिर सी बात है, जिस दिन आखिरी फेज की पोलिंग थी उसके बाद किया था, और यश ने जो प्रेडिक्शन किया था और जो हम लोगों ने दिखाया था भारत एक्सप्रेस पे, उस पे सीटों की संख्या एनडीए के लिए 170 के करीब तक थी। अब ये 170 से भी तकरीबन मैं मान सकता हूँ कि 30 सीट के करीब और भी ज्यादा है। यश बता पाओगे कि जब तक आपने किया था, आपके पास जो एआई का डेटा था वो 170 तक था, 170 के बाद भी उसमें प्लस 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 है, उस प्लस के पीछे क्या फैक्टर हो सकता है? जी, तो सबसे पहले भारत एक्सप्रेस का धन्यवाद कि उन्होंने एएम एनालिटिक्स को अवसर दिया अपने प्रेडिक्शंस रखने का और यहाँ पर अपनी बात फिर से रखने का। तो जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन दिया था वो 170 के आसपास था। जो अधिक सीटें मिली हैं, जो हमारा डेटा रहता है वो 10 तारीख तक का रहता है, एक दिन पूर्व तक का डेटा रहता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी स्केप्टिकल रहती हैं, वॉलेटाइल रहती हैं, जो एकदम से ऊपर नीचे हो जाती हैं एक रात में। तो उन सीटों में जिसमें शायद मार्जिन कभी 1000, 2000, 3000 था, वो काफ़ी इंपैक्ट कर जाता है और सीटें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं दूसरी पार्टी के लिए जो सॉफ्टवेयर की गिनती में नहीं आती। दूसरा, एक जो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलेज पे काम करते हैं, तो एक जो सबसे स्पष्ट फॉर्मूला निकल कर आया वो था C², C फॉर क्राइम, C फॉर करप्शन। यहाँ पर जब छठ पर्व आया तो छठ पर्व में जो युवा थे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज से गए थे, मैंने भारत एक्सप्रेस में कहा भी था कुछ दिन पूर्व जब हम एग्जिट पोल दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, तो जब लोग वापस लौटे तो उन्होंने जो सुख सुविधाएं और सुरक्षा जो उनको मिलती है मेट्रोपॉलिटन सिटी से, जो सुरक्षित माहौल मिलता है, वो जब छठ पूजा पे गए तो उन्होंने कहा हम वोट देकर ही लौटेंगे। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर और क्राइम से बचने के नाम पर वोट किया गया, विशेषकर MY फैक्टर जो बोला जा रहा था, जो अब तक मुस्लिम यादव था, लेकिन इस बार बिहार में महिला और युवा ही रहे। जितनी जितनी सीटें हैं जो हम लोगों ने भारत एक्सप्रेस एएम एनालिटिक्स के एग्जिट पोल में बताई थी, जैसे कि गोपालगंज थी, और जितनी सीटें थी जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया, उन सभी सीटों पे, लगभग सभी सीटों पे भाजपा जीत रही है। और उसका प्रमुख कारण है 10,000 रुपए का फैक्टर भी, जो अभी हमारे मिहिर सर ने बताया। ये 10,000 का फैक्टर क्या है? बिहार की जनता बड़ी वॉलेटाइल है, उसका जो मन है बहुत जल्दी बदलता है। तो यहाँ पर जातिगत जनगणना इतनी डीप है, जातिगत समूह, जातिगत मानसिकता इतनी अंदर तक ग्रासरूट लेवल पर काम कर चुकी है कि सॉफ्टवेयर ये कह रहा था कि बड़ी से बड़े विद्वान भी अगर वहां जाके प्रधानी का भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत नहीं सकते अगर वो जाति के नहीं है जिस जाति के वोटर्स हैं। तो जाति इतनी अंदर तक सीमित है। तो ऐसे समीकरण बैठाना कि जातिगत कैंडिडेट उतारना, तो वो कैंडिडेट अकॉर्डिंगली काम करे। 10,000 रुपए ठीक 30 दिन पहले 65 लाख महिलाओं, 75 लाख महिलाओं को, जो हमारा आंकड़ा है, उनको सीधे सीधे भर्ती कर देना। उसके बाद SIR का तो इंपैक्ट रहा ही था जिसमें 65 लाख वोटर्स कटे थे साथ साथ, और फिर एक जंगल राज 2.0 शब्द का जो नैरेटिव बिल्ड किया गया चुनाव के ठीक पूर्व, जिसमें मोदी जी भी थे और योगी जी भी थे, और उन्होंने इतना मन में लोगों तक पेनिट्रेट कर दी ये बात कि लोगों के मन में ये रहा कि अगर हम दोबारा वोट देते हैं तो शायद हमें जो है नुकसान हो सकता है। एक और डेटा मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। हमने एनडीए के जो वोट प्रतिशत इवेल्युएट किया था वो 44% से 50% था। इतना ही अभी एनडीए के गठबंधन को प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक के रुझानों में। ये ईबीसी जो कैटेगरी रहती है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इसमें 58% से 61% तक लोग वोट जो है एनडीए के गठबंधन को कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग थे उनको यह पता था कि हमें रोजगार के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी एनडीए के लिहाज से हासिल होगी। और जो महागठबंधन के विरुद्ध में काम किया वो यह था कि तेजस्वी जी ने 27 नेताओं के आसपास बर्खास्त किए थे अपनी पार्टी से ठीक चुनाव के पहले। वो सभी 27 या तो निर्दलीय रूप से लड़े उन सीटों पर, या तो एक दूसरे का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। उन सभी सीटों में 1000, 2000, 4000 वोट काटने का कारण यह हुआ कि अभी भी तेजस्वी यादव, अभी तो थोड़े 2-3 हजार वोट आगे हैं, वहां पर भी पीछे थे। हमने जनता को तेजस्वी यादव जी की सीट का राघोपुर का बताया भी था कि तेजस्वी यादव ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा नुकसान जो है चंचल सिंह और प्रेम जी जो वहां से लड़ रहे थे जेएसपी के और अन्य पार्टी के, वो उनको काटेंगे। और इसका मुख्य मुद्दा यह रहा, लोग कहते हैं कि मैं अभी डिबेट पे भी था भारत एक्सप्रेस की कुछ दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, तो लोग कह रहे थे कि बिहार की जनता क्या पागल हो गई है कि 20 साल के बाद भी एक्स्ट्रा बढ़ चढ़कर वोट दे रही है। तो बढ़ चढ़कर वोट के इतिहास में नजर डाली जाए तो 70, 80, 90 के दशक में जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है सरकारें गिरी हैं, सरकारें पलटी हैं। लेकिन इस बार के रीसेंट ट्रेंड को अगर आप देखें 2010, 15, 20, इसमें जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है मुख्यमंत्री चेहरा वही रहे हैं। तो ये वोट प्रतिशत जो बढ़ रहा था इसका सीधा सीधा प्रभाव जो था एनडीए को मिल रहा था, और उसका सिर्फ एकमात्र कारण यह था कि कहीं हम वो 20-30 साल पीछे के बिहार में ना चले जाएं जहां से हम जैसे तैसे थोड़ा बहुत निकल कर आए हैं। और अंडर डेवलपमेंट जो क्षेत्र हैं, जैसे बेलागंज भी हमने यहाँ के दर्शकों को बताया था,
35 साल से एक विधायक वहां पर लगातार जीत रहे हैं जेडीयू के पार्टी के लिए, और आरजेडी का गढ़ माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल 35 वर्ष तक। और हम लोग बेलागंज गए भी नहीं है, ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग से बता रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। तो हम लोगों ने अभी भी, मैंने सीट देखी नहीं है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि डेटा साइंस, एएम एनालिटिक्स और भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग वो सीट मनोरमा देवी जी को जा रही थी और वही ही जीत रही होंगी। अभी मैं गया भी था यश, उस सीट पे मैं गया था, मनोरमा देवी से मेरी बात भी, मैंने इंटरव्यू भी किया उनका, लेकिन वहां पर नाराजगी थी मनोरमा देवी की। लेकिन लोग ये कह रहे थे नीतीश कुमार पर भरोसा है, क्योंकि हमने वो राज भी देख लिया था लालू प्रसाद यादव का। लेकिन एक फैक्टर और काम कर रहा था, मैं कुछ और मेहमान है उनका भी परिचय करा दूं। अजय पाठक जी, प्रवक्ता बीजेपी का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार है। अजय जी का रुख करूंगा। अजय जी, आज तो जोश में होना चाहिए, खामोश बहुत है आप, जश्न की रात है, खुश हो जाइए आप। अनूप जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम है, और बिहार की जनता जनार्दन को मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा मार्जिन से उन्होंने दिया है। खासतौर से उन माताओं बहनों को जिन्होंने ये समझा, जिन्होंने ये जाना, जिन्होंने ये पहचाना कि जो लोग छोटे छोटे बच्चों से अपनी सभाओं में ये गाना गवा रहे थे कि तेजस्वी भैया आएंगे, कनपटी पे कट्टा सटाएंगे, उनको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया युवाओं ने और महिलाओं ने, खास तौर से बिहार के अंदर। अनूप जी, ये चुनाव जो है, ये राजनीतिक नेपोकिट्स जो वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जिनको ये पता नहीं था कि 2.5 लाख नौकरियों का हिसाब कैसे देना है, कैसे 2.5 करोड़ नौकरियों का वादा करने के बाद उसका खाका बना करके बिहार की जनता के सामने किस रूप में प्रस्तुत करना है। झूठे वादे, झूठी विचार और झूठे नेता जो बिहार के अंदर घूम रहे थे, और खासतौर से तेजस्वी यादव के लुटिया डुबोने वाले एक जो राष्ट्रीय नेता अपने आप को कहते हैं, 16 दिन जो एसआईआर पे उन्होंने यात्रा की और फिर 16 दिन आराम करने के लिए विदेशी एजेंडे को ले आने के लिए विदेश में चले गए, और चुनाव के नतीजे आने के पहले फिर से भाई बहन विदेश चले गए। तो बिहार की जनता ये जानती है, बिहार की मेच्योर जनता है, लोकतंत्र की सजग प्रहरी है, ये बिहार ये जानता है कि 20 साल पहले इस बिहार को किस तरह से लालू ने सामाजिक न्याय के नाम पे इस बिहार के समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया था। बिहार में 20 साल पहले जो पलायन हुआ था वो जातियों के संघर्ष के कारण हुआ था। बिहार के अंदर जो जंगल राज के प्रतीक लालू परिवार था, आप कल्पना करके देखिए कि शाम को 5 बजे महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी पटना की सड़कों पे बाहर नहीं निकल सकता था। किसी को कोई अगर बीमार हो गया 20 साल पहले, मेरे बहुत सारे रिलेटिव बिहार में, पटना में, पूर्णिया में सासाराम में रहते हैं, आप उनसे जब बातें करते हैं तो सिहर उठते हैं कि किस तरह की इन्होंने वहां पे अपनी सत्ता कायम की थी। और आप कल्पना करके देखें कि क्या क्या चीजें थी वहां पे। ना आईएएस सुरक्षित थे, ना आईपीएस सुरक्षित थे, ना वहां इंडस्ट्री सुरक्षित थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक परिवार पूरी सत्ता पे काबिज था और पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार जी ने जब इस परिवार को दोबारा मौका दिया, तो इस परिवार के युवराज ने वही काम बिहार में करने का काम किया। जिले वाइज आरजेडी के लोग अराजकता फैलाने लगे, इसलिए नीतीश कुमार जी ने उनको हाथ जोड़ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आए। और बिहार की जनता ये समझ गई कि ये इस परिवार को ले आने का मतलब है कि इस बिहार को फिर से उसी जंगल राज में, बिल्कुल यही फैक्टर काम कर गया मुझे लग रहा है अजय जी। लेकिन थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बात करेंगे तो हमें लगेगा कि आप फील कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। मीर जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं अगला सवाल अनुरंजन जी से पूछना चाहता हूँ। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात बोल जी, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, ये जो लोग ये समझ रहे थे कि हम झूठे वादे कर लेंगे,
2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों को एक बार लॉलीपॉप दे दीजिए कि हम इतने लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। 9वीं फेल व्यक्ति को यह पता नहीं था कि बिहार की जनता उससे ज्यादा होशियार है, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए ये नतीजे आए हैं। मेरे हिसाब से ये नतीजे जो तेजस्वी यादव ने झूठे वादे किए उस वादों को समाप्त किया बिहार की जनता ने, इसलिए ये इतना बड़ा मैंडेट आया है। अनूप जी मैं अनुरंजन जी से पूछना चाह रहा था, इस रिजल्ट में दो लोगों का रिजल्ट, एक तो बीजेपी का जो देख रहे हैं वो आशातीत जिसे कह लीजिए, बियॉन्ड इमेजिनेशन सक्सेस है इतना, और दूसरा रिजल्ट भी देखने लायक है, वो है जनसुराज पार्टी का। तो जब जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी की बात हो रही थी तो हो रहा था कि इतनी सीटें जीतेंगे, इतने परसेंटेज आएंगे, इतने नंबर होंगे, वो किंग मेकर बन जाएंगे। अब जब ये रिजल्ट है तो मैं अनुरंजन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई 0 सीट या 1 सीट, अभी तो पूरा फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, पाने के बावजूद क्या वाकई प्रशांत किशोर किंग मेकर बने? उन्होंने वोट इस तरह से काटा जिसका फायदा बीजेपी को और या एनडीए को ओवरऑल कह लीजिए मिला है। मतलब उन्होंने खुद सब कुछ गवा के अपने सामने वाले को पूरा बम बम कर दिया, या उनके इस रिजल्ट का या उनको जो वोट या जो नंबर्स दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, जरा वो समझाएं हमें। देखिए मेहर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप याद करिए 1995 का चुनाव, 1995 में पहली बार हुआ था कि जब लालू यादव की पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था। 90 में तो चुनवाए गए थे, 95 ही एक पूरे उनके जीवन काल का एक चुनाव है जब उनको बहुमत मिला और वो सत्ता में आए। उस वक्त क्या था, आनंद मोहन की पार्टी थी बिहार पीपल्स पार्टी, वो संगठित बिहार था और 324 विधानसभा की सीटों में मुझे लगता है कि शायद 280 के आसपास की सीटें थी जिस पे उनकी पार्टी खड़ी हुई थी। सीटें जीत नहीं पाए थे, वो शायद एक भी नहीं जीत पाए थे और खुद 3 जगह से खड़े हुए थे, सारे चुनाव हार गए थे। लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा जगह पर लालू यादव की पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया था कि लालू यादव पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए थे। अभी पूरे आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन की साइट्स पर तो बहुत सारे ऐसे सीट्स दिख रहे हैं कि जहां 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, 12,000, 15,000 जनसुराज को वोट मिले हैं। बहुत जगह कम भी मिले हैं, 1,000, 2,000 भी मिले हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरे 243 सीट पर 10,000 वोट तो नहीं मिल सकते उनको, लेकिन जिन सीटों पर मिले हैं अब वहाँ पर एक बार आकलन करना होगा। और ये फैक्टर है, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी 2020 में जेडीयू को हराने में कामयाब हुई थी, उसी तरीके से जनसुराज इस बार एनडीए को जिताने में कामयाब होती हुई दिखती है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन मुझे तो अभी नहीं है, शायद आंकड़े आएंगे तो और क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जो चुनाव में दोनों तरफ के गठबंधनों का देखिए जीत का जो अंतर था वो मुश्किल 12,000 वोटों का था, ठीक है। और जो अनुरंजन जी कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि 1995 के बीपीपा, इसी नाम से उसे जाना जाता था, इज इक्वल टू 2025 का जो है जसूपा है ना, बीपीपा इज इक्वल टू जसूपा। आप ठीक कह रहे हैं। और इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा एक बार की थी मेहर की, ये इस तरीके के चुनाव में ये परिणाम होता है। और एक बड़ा फैक्टर है जो इस फैक्टर को हम लोग भूल रहे हैं कि एनडीए की इस बड़ी जीत में एक सबसे बड़ा फैक्टर है लालू यादव का परिवार और राहुल गांधी की यात्रा। ये दोनों ने बीजेपी को, एनडीए को ज़्यादा मजबूत किया है। जब आप हाफ हार्टेड कोई काम करते हैं तो उसका नुकसान होता है। और लालू यादव की जो जंगल राज का नैरेटिव जो है, और नैरेटिव क्या है, वो तो फैक्ट्स है भाई। जिन लोगों ने वो दौर नहीं देखा है उनको नहीं मालूम है, लेकिन उन लोगों ने इस बार ये ज़रूर कोशिश की कि नए बच्चों को, जिसको हम जेन ज़ी कह रहे हैं, उनको ये बात बताएं कि बिहार कैसा था, कैसी स्थितियां थीं। मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाल में एक पॉडकास्ट में मैंने ये कह दिया कि एक दौर ऐसा था कि जब लोग ये क्लेम करते थे कि रोज़ाना तकरीबन 100 अपहरण होते थे लालू यादव के शासन में। उन लोगों ने मेरा विरोध किया और पता नहीं क्या क्या पूरा अब उस एक स्टैंड लिया कि नहीं ये गलत बात है। ये तथ्य थे, ये आंकड़े ऐसे हैं कि जिन आंकड़ों पर बात होती रहनी चाहिए। और जंगल राज एक ऐसा मुद्दा है कि आज अगर आप नीतीश कुमार की बहुत सारी योजनाओं का विरोध कर सकते हैं, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो नीतीश कुमार के लिए मैं कहता हूँ कि जब वो शिक्षा मित्र जब उन्होंने बहाल किए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और शिक्षा शत्रु बहाल किए।
शिक्षा मित्र नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके जो उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की, उनको साइकिल दे करके, पोशाक दे करके, वो साइकिल अनुरंजन जी अभी भी बिहार में बहुत दिखता है और अभी देखा भी बहुत। और सबसे बड़ी बात अनूप की वो लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं, ये व्यवस्था बना देना ये बहुत बड़ी चीज है। नरसंहार का दौर याद करिए भाई, हम ये नहीं कह रहे कि नरसंहार सवर्ण कर रहे थे कि दलित कर रहे थे कि पिछड़े कर रहे थे, लेकिन नरसंहार हो रहे थे। और उस 15 सालों में इतने नरसंहार हुए, ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं हुए, लेकिन उन 15 सालों में इतने हुए कि जिसके बाद अब देख लीजिए भाई, हम पिछले अगर 20 सालों की बात करें तो इस 20 साल के शासन में नहीं दिखता। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। महुआ से हार के बाद तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। महुआ से हार गए तेज प्रताप, राजनीति में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी हार में भी जनता की जीत छिपी है, तेज प्रताप कह रहे, यानी हार कर भी बाजीगर बनने की कोशिश। जयचंदो ने आरजेडी को खोखला कर दिया है। अब आरजेडी की बात कर रहे तेज प्रताप ने अमित शाह की भी तारीफ कर दी। एक संकेत बीजेपी के चाणक्य शाह की कूटनीति का परिणाम है जो बिहार में जीत मिले। महुआ से हार के बाद मिहिर जी कहीं ना कहीं ये बयान सामने आया। मैं पहले ही कह रहा था कि तेज प्रताप, ये सवाल सौरभ से पूछिए। अमित शाह की तारीफ हो रही है और कह रहे कि परिवारवाद ने खोखला कर दिया, और फिर आरजेडी पे भी हमला है। ये संकेत हो सकता है सौरभ जी बीजेपी में शायद अभी सिक्योरिटी वगैरह भी कुछ बढ़ाई गई है ना उनकी, प्लस सिक्योरिटी अभी दी गई है उनको गृह मंत्रालय की तरफ। तो इसके बाद आगे क्या होने वाला है? नहीं, सिक्योरिटी पहला स्टेप, इसका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति जो लालू यादव जी की विरासत को, चूंकि वो बड़े पुत्र हैं और ऐसा माना जाता है कि जो लालू यादव जी की शैली है कहीं ना कहीं वो तेज प्रताप यादव जी के अंदर हमेशा से देखी जाती है। उनके बात करने का अंदाज, उनके भाषणों का अंदाज वो थोड़ा सा अलग होता है। जिस प्रकार से परिवार ने उनको अलग थलग किया, परिवार में जो बार बार वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, और लगातार वो जो है नाम तो नहीं लेते लेकिन आरोप ऐसा लगाते हैं कि वो स्पष्ट तौर पर लगता है कि वो तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं। अब ऐसे जब कोई अलग थलग पड़ जाता है तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं भाई, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई परेशान है, कोई व्यतीत है, तो उसको सहारा अगर मिलता है और वो सहारा देने का काम करते हैं तो अपने देश के नागरिक को देते हैं। ये एक बहुत अच्छी सौरभ जी कहीं ऐसा लगता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। पाठक जी से पूछा जाए कि अगला सहारा किस तरह का देने वाले हैं वो? पाठक जी, क्या तेज प्रताप को सहारा देंगे? देखिए, बिहार की जनता ने जिसको सहारा देना था उसको सहारा दे दिया, और बिहार की जनता ने अपना मैंडेट एनडीए को दे दिया है। बाकी बातें तो बात की है। एक बात तो निश्चित है, जैसा अभी हमारे रंजन जी बता रहे थे, जो जंगल राज के प्रतीक थे और जो लोग ये सोच रहे थे कि ये सब चीजें हम फिर से मैनेज कर लेंगे और सब चीजें फिर से आ जाएगी, वो संभव नहीं है। बिहार लोकतंत्र का सबसे मजबूत सामाजिक स्तंभ है। बिहार ऐसी जगह है जहां का लोकतंत्र सबसे जीवित लोकतंत्र है। वो 250 वर्ष पीछे से और सिर्फ 15-20 वर्ष छोड़ दिया जाए लालू प्रसाद जी का राज, तो उसके बाद सब चीजें ठीक है। और उस लालू प्रसाद के राज में दोबारा ये राज जाना नहीं चाहता है। उसके खौफ से पीढ़ियां खौफ रहेंगी। लालू प्रसाद ने जो शासन इस बिहार को दिया, सदियों तक उसको लोग अपने जेहन में जिंदा रखेंगे। किसी भी आताताई को कोई भूलता नहीं है। जो उन्होंने बिहार के साथ किया, जो सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया, जो सामाजिक हत्याएं लालू प्रसाद यादव जी ने करवाई अपने कार्यकाल के अंदर, ये अक्षम्य था। इसीलिए लालू प्रसाद जी का एक सिंगल, और उसके बाद उनका भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड। आप इसीलिए देखिए कि तेजस्वी यादव ने एक सिंगल रैली में उनको लेकर के गए नहीं, उनकी फोटो तक इस्तेमाल नहीं किए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस किए थे कि झूठे वादे कर दो। ये बात आपकी पार्टी या फिर एनडीए बेहतर तरीके से जनता को समझा पाए। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, गिन्नी सानी जी। ये कांग्रेस, कुणाल दांगी नेता आरजेडी के हैं, हाँ, और संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कोशिश भी कर रहा था मिहिर जी कि आरजेडी के प्रवक्ता आ जाए, वही जवाब बेहतर देंगे। हाँ, आप बताएंगे दांगी साहब, आखिर गलती कहां हो गई, चूक कहां गए? आपने भी बराबर
बताया कि हम ये वादे कर रहे हैं, नीतीश जी ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बराबर कंपटीशन दावों में भी था, चूके कहां आप? देखिए, हम लोगों ने अपना जो एजेंडा तय किया था, जो हमारा घोषणा पत्र था, हम उन वादों के साथ जनता के बीच गए और हमने अपना जो भी आगे का कार्यक्रम था उसको जनता के बीच रखा। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने कई सभाएं की और उसके माध्यम से लोगों के बीच गए, हम लोगों के माध्यम से जनता के बीच गए। सारे पार्टी के सारे लोग लगे हुए थे कि जनता के बीच जाकर के इनके जो कार्यक्रम है, हमारा जो काम है, जो हम करेंगे उसके ऊपर बात किया जाए, उनको बताया जाए और हमने इस पे बखूबी काम किया। अब बात रह गई कि ठीक है, जनता हमें नहीं, या तो हम प्रॉपर तरीके से जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सके, तभी 20 साल से यहाँ काम कर रही, 20 साल से सत्ता में रही जनता दल। थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही आवाज में। मीर जी, संजय जी भी बैठे हुए हैं। संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले अनुरंजन जी जिस तरह से समझा रहे थे उसका मतलब ये था कि बीजेपी की इस जीत के लिए एक धन्यवाद बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर जी को भी बनता है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, अनुरंजन जी प्रशांत किशोर के एक्सपर्ट हैं और वो प्रशांत किशोर के बारे में जो कह रहे हैं उनसे ना इत्तेफाकी का कोई सवाल नहीं है, वो ठीक बोल रहे हैं। और जो उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी के बारे में बताया वो भी बहुत सही है। उस समय हमारे एक दोस्त भी मधुबनी से संजय झा चुनाव लड़ रहे थे, तो उसका भी एक लाइव पिक्चर हमारे दिमाग में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जीत हुई है, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, ये जेडीयू की जीत है, ये नीतीश कुमार की जीत है, ये जीविका दीदी को 10,000 रुपये दिए जाने की जीत है। ये जीत वृद्धों को, विकलांगों को, जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो पेंशन की रकम में 3 गुना किया गया उसकी जीत है। आप देखिए, अगर आप वोट परसेंट में देखेंगे तो बीजेपी का वोट परसेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 1% के आसपास बढ़ा है, जबकि जेडीयू का वोट परसेंट 3.5% बढ़ा है। तो 3.5% किसी पार्टी का वोट बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। आधा % में तो खेल हो जाता है और 3.5% में तो पूरा ही खेल हो गया है। एक तरह से पूरी तरह आरजेडी जो है वो चित हो गई इसमें। और कहते हैं कि जब बाढ़ आता है कोसी के इलाके में तो केला का थंब लोग काट के नदी में डाल देते हैं और सब लोग उसको पकड़ के बैतरनी पार कर जाते हैं कोसी नदी को। तो ये जेडीयू जो है केला का थंब है और बाकी जो इनके घटक दल हैं वो उसको पकड़ के जो है चुनाव की नैया जो है या बैतरनी कह लीजिए वो पार कर गए हैं। और इसका पूरा श्रेय जो है जेडीयू और नीतीश कुमार को जाता है, जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान अगर आप उनके भाषण को देखेंगे तो उन्होंने केवल और केवल अपने विकास की बात की, उन्होंने क्या किया है इसकी बात की, वो क्या करेंगे इसकी बात की। उन्होंने कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं रखा जनता के बीच में। उन्होंने लालू यादव पर भी ज्यादा हमला नहीं किया, तेजस्वी पे हमला नहीं किया और आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा और नीतीश कुमार पे आरजेडी ने भी ज्यादा हमला नहीं किया। उम्मीद थी क्या संजय जी, उम्मीद थी कि शायद अगर कुछ ऐसा हो तो नीतीश जी वापस आ सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ जाना पड़े। शायद। बिल्कुल। गिन्नी सहनी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए कांग्रेस से। गिन्नी जी, आप बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन अब छोटे भाई के लायक भी नहीं रह गए, बराबर एमआईएम के पहुंच गए, आखिर क्या हो गया ऐसा? कमीशन को, चुनाव आयोग को, गणेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज बिहार में सरकार बनी है और गणेश कुमार जी को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी। अब आपने पूछा सर कि क्या कमी रह गई, तो सर कमी तो राहुल जी पहले दिन से आपको पता है जो यात्रा करी उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ, हमें तो शुरू से ये बात पता है कि वोट चोरी हो रही है। हरियाणा में खुलासा किया, हर एक चीज पे लगातार प्रूफ दे करके बात करी है, तो हम तो उसी बात पे अपने अड़िग रहेंगे कि वोट चोरी हुई है। ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया है, जनता हमें समर्थन नहीं दे रही, पर सर जब हमारे हिस्से का समर्थन भी उनके हिस्से में जाएगा तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा होगा ना।
अभी मैंने अपने वीडियो डाली है सर, 1 मिनट में आपका लूंगा। मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक वीडियो डाली है, बिहार के इलेक्शन की वो वीडियो है। गिन्नी साहनी मेरा पेज है, आप उस पर जाके देखिए सर। उस पे एक 10 या 12 साल का मात्र बच्चा इलेक्शन कमीशन का खुद मखौल बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो बच्चा वोट दे रहा है और कमल का फूल खिल रहा है। एक 12 साल का 10-12 साल का बच्चा वोटिंग में कहीं अपीयर कर सकता है? आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बच्चे को साथ में ले जाके उससे वोटिंग करवा सकते हैं? ये ऐसा संभव है गिन्नी जी? वहां चुनाव के अधिकारी भी रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, आप बीजेपी के एजेंट होते हैं, आपके एजेंट भी होते हैं, ऐसा संभव है आपको लग रहा है? सर मैं आपको वीडियो को प्रूफ के लिए दे तो रहा हूं, आप वीडियो तो आप मान लीजिए कहीं से कुछ भी आ जाए, AI जनरेटेड तो नहीं है सर। AI जनरेटेड नहीं है, रियल वीडियो है। आप ये देखिए जा करके वीर जी, ये संभावना है। अभी एक मैं बता रहा हूँ गिन्नी जी, 1 मिनट रुकिएगा। अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और हम सब ने उसको सोशल मीडिया पे देखा। एक बंदा गेट के बाहर बैठ के गार्ड जैसे काम कर रहा है, एक शेर कूदता हुआ आया और उसे उठा के लेके चला गया जी। 3-4 दिनों मतलब ये था कि देखो कितना आदमखोर शेर था, कहाँ जंगल से आ गया। उसके बाद उसके बाद जो कि पब्लिक की भारी डिमांड पर शेर उसको जिंदा दे गया और न सिर्फ दे गया, पानी का बोतल भी पकड़ा गया पीने के लिए। तो वीडियो की प्रामाणिकता जो है ना, जो गिन्नी जी आप कह रहे हैं, सुनिए एक सेकंड, जो वीडियो की प्रामाणिकता आप कह रहे हैं, वीडियो ऐसा दिखा गया, वीडियो वाली चीज पे अगर इस तरह की बात होगी तो जहां कहीं भी वो वोट हो रहा होगा या वोटिंग उन्होंने की होगी, वहां पे आपके भी एजेंट होंगे, आपके पार्टी के एजेंट होते हैं, सारे पार्टियों के होते हैं। कोई करेगा तो पकड़ा जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि 12 साल 8 साल का बच्चा जाके, नहीं। ये देखिए, आप किसी वीडियो और किसी चीज की बात ऐसे लॉजिकल करिए, नहीं 1 सेकंड सुनिए ना, किसी चीज की बात आप वो करिए कि लॉजिकल है। आप कह देंगे 5 साल का बच्चा बुलेट चलाते हुए चला जाते, कैसे चला जाएगा भाई? नहीं जा सकता ना। 12 साल का बच्चा बूथ के अंदर जाके वोट कर रहा है और वहां पर कोई उसे रोकने वाला नहीं, ना एजेंट आपके पार्टी के, दूसरी पार्टी के, ना पोलिंग ऑफिसर से। ऐसा तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। गिन्नी जी, कहीं ना कहीं आपको उस वीडियो की प्रामाणिकता को जांचना चाहिए था, उसके बाद आप इसको अगर सोशल मीडिया में डालते तो जायज मान सकते थे जी। सर प्रामाणिकता तो आज चुनाव आयोग को जानी है, ये तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है। अभी आपने देखा ब्राजील की महिला, उसकी फोटो का इस्तेमाल होकर के उसके ठप्पे लगे हुए हैं। ये तो आप ही के पत्रकार लोगों ने वहां पे जाके लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिसमें वहां की महिलाओं ने, हरियाणा की महिलाओं ने बताया है कि जी फोटो मेरी नहीं है, नाम तो मेरा है। अब आप ये बताइए कि एक लड़की की 22 जगह फोटो कहीं से भी कोई इस्तेमाल करके इलेक्शन कार्ड बना देता है, तो ये कैसे संभव है? चले फोटो तो मान ली जाए, लेकिन कोई बच्चा जाके वोटिंग कर दे, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप गिन्नी साहनी मेरा फेसबुक पेज है, आप डालो, देखिए मैंने वीडियो डाली है, मेरी लेटेस्ट वीडियो है, मेरी लेटेस्ट वीडियो है सर। गिन्नी साहनी पेज पे आप जाके चेक करिए जी। प्रामाणिकता अजय जी बोलिए। फेसबुक वाले देखें, बच्चा भी वोट डाल दे जी प्लीज। आज कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उनकी बात विनम्रता से स्वीकार कर लेनी है। वो बेचारे आज डिप्रेशन में है, जो कहें वो सही है, वो जो भी कहने कम है, क्योंकि उनको पता है कि उनके नेता ने उनके साथ क्या विश्वासघात किया है। सर डिप्रेशन और सच्चाई में बहुत बड़ा फासला होता है। किया है उनके नेता जब 16 दिन इस बिहार चुनाव के 2 महीने गायब हो जाएंगे, तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। बेचारे अपने बचाव में, अपने नेता के बचाव में कुछ न कुछ चीजें तो कहेंगे ना। आप इस बात को अब इनको ये नहीं जानकारी है जो डिप्रेशन में पूरे बिहार में इतने जगह चुनाव हुआ और एक सिंगल रीपोलिंग नहीं हुई, किसी ने एक कंप्लेंट, सिंगल कंप्लेंट कहीं नहीं किया, तब ये घर में बैठे हुए थे। आज ये वीडियो बना करके दिखा रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो लोकतंत्र के प्रहरी थे, उन्होंने सजगता से अपना वोट कर दिया है। अब ये 5 साल ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, ऐसे ही बनते रहेंगे। अगर आप चुनाव इनका मानसिक दिवालियापन यही है। वो नेशनल टीवी पे अपने मानसिक दिवालियापन गो कर रहे हैं। भैया यहाँ आपके फेसबुक पेज का ऐड नहीं चल रहा। हो जाओ, सुन ले गिन्नी जी। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। सोचिए कि जनता आपका समर्थन करती है। बिहार के अंदर गली गली में बच्चा
गिन्नी जी, राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए? राहुल गांधी का जवाब दीजिए। हैरत की बात राहुल गांधी गिन्नी जी एक सेकंड। अजय जी आप भी एक मिनट रुकिए। अभी 2 मिनट पहले संजय जी हमारे साथ थे। संजय जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि इस जीत का पूरा क्रेडिट अगर देना है तो आप जेडीयू को दीजिए, नीतीश कुमार को दीजिए। उन्होंने एक मतलब एक तरह से के सिमली डाला कि केले के थम को जैसे पानी में डाल देते लोग पार कर जाते हैं बारिश और बाढ़ के दिनों में, पर्टिकुलरली कोसी एरिया में, उसी तरह इस बार हुआ है। अब हकीकत यह है कि बीजेपी की सीटें, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा है। संजय जी भी हैं मौजूद अभी, संजय जी हमारे साथ हैं। मैं सौरभ दुबे से पूछना चाहता हूं कि सौरभ, क्या वाकई ऐसा है कि सारी मेहनत जेडीयू की है और वो केले की थम की तरह है जिस पे हाथी बैठ के निकल रहा है आपकी बारी? देखिए, सबसे पहले तो गिन्नी जी की वो वीडियो मैंने देखी, वो तेलंगाना की वीडियो है और वो काफी वर्षों से जो ऐसे ही वायरल होती है। चेक कर लिया सौरभ बहुत फास्ट दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सम्मान करना चाहिए, अनुरंजन जी हैं, संजय जी हैं, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और बीजेपी के जो दिलीप जायसवाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ उन्होंने नीतीश कुमार जी का धन्यवाद दिया, उन्होंने अपने सहयोगी पार्टी जो है चिराग पासवान जी का धन्यवाद दिया, मांझी साहब का धन्यवाद दिया। और मैं मानता हूं कि एक सुर में, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, स्वयं नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान जी हो या मांझी साहब हो, सब ने एक सुर में कहा कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है। और मैं देखिए, हर एक चुनाव का नतीजा हर एक बार नया होता है और हर एक चुनाव भी नया होता है। पिछले बार नीतीश कुमार जी जो है वो बहुत कम सीटों पर थे, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे ससम्मान के साथ वो मुख्यमंत्री उनको बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस बार का चुनाव नया था। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो देखा जा रहा है और जदयू का देखा जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पहले की सीटों से बहुत आगे बढ़कर के सीटें लाई और उसका परसेंटेज भी बढ़ा। तो मैं देखिए, इसमें एनडीए के अंदर कौन जैसे आज मनोज तिवारी सुबह कह रहे थे ना कि घी ई थरिया में गिरे चाहे घी ऊ थरिया में गिरे, घी हमारा थरिया में गिरा था। तो बात वही है कि ये जो एनडीए है कुल मिलाकर के, चाहे वो जदयू का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो, चाहे बीजेपी का बढ़िया परफॉर्मेंस हो, चाहे वो जो है पासवान साहब का बढ़िया हो, चाहे फिर मांझी साहब का हो, चाहे जो अन्य लोग हैं गठबंधन के उनका, कुल मिलाकर के ठप्पा लगाया है एनडीए की सरकार पर बिहार की जनता ने। निश्चित तौर पर अमित शाह जी भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि ये चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया। मुझे लगता है कि जनता ने बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है और उतना ही बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद जो है मैं सौरभ जी, दांगी साहब हमारे साथ हैं क्योंकि आरजेडी के, उनसे सवाल बहुत बनता है। मीर जी, दांगी साहब, कहीं गलती हो गई कि आप लोगों से कि आप कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी, नहीं बनाएगी, यहां अमित शाह को कहना पड़ा भारे मन से कि मुख्यमंत्री हमारे वही होंगे। इसके बाद आपने शायद नीतीश कुमार को इतना तेज प्रचार करते, इतने एक्टिव मोड में कभी नहीं देखा होगा और यही शायद आपके लिए भारी पड़ गया है। देखिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री यहाँ पिछले 20 सालों से हैं और बीजेपी ने पिछले बार जब अलायंस किया था और चुनाव लड़ा था, उस समय मुख्यमंत्री घोषित करके लड़ा था, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री घोषित करने के इच्छुक नहीं थे। लास्ट तक भी उन्होंने घोषित नहीं किया। एक सभा में अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उसका साफ अर्थ यही था कि मुख्यमंत्री है बीजेपी से होगा। और जो प्रतीत हो रहा है इनका क्रियाकलाप से, वो यही है कि बीजेपी नीतीश जी को ये महाराष्ट्र वाला कांड करना चाह रहा है नीतीश जी के साथ। अगर देख लीजिएगा, सारे एमपी अगर नीतीश जी को छोड़कर बीजेपी के समर्थन में चले गए तो नीतीश जी को लात मारने में बीजेपी को संभावनाएं भी जता रहे हैं, शायद नहीं लगेगा। सुनिए दांगी साहब, आज ऐसा है ना, आज आपको उनके खेमे में वो तो जश्न मना रहे होंगे। आज जरूरत इस बात की है आप अपनी पार्टी का एनालिसिस करें कि आपकी पार्टी वहां क्यों चली गई। आपकी पार्टी का ही की जिम्मेदारी थी रोकने। अपने मुद्दे के साथ जनता के बीच गए थे, ठीक है, हमने अपने मुद्दे, हो सकता है अपने जो अपना प्रपोज मुद्दा था उसे, तो जनता ने क्या किया? जनता ने क्या किया? उस सारे ये सब चीजें आई है, रिजल्ट अपने सामने। हम लोग 5 साल अगले काम करेंगे। और एक बात और बताना चाह रहा हूं कि करीब 65 लाख
लोगों का वोट काटा गया। अब मान लीजिए कुछ दागी लोग साहब कि जनता ने आपके बातों पर भरोसा नहीं किया और उसका परिणाम आज है कि आप हाशिए पर चले गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन सच यही है कि एनडीए को प्रचंड जीत मिली है और जीत के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फैक्टर भी काम करता है और उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।